आशी मुस्कुराते हुए उन बच्चों से बोली, फिर ठीक है, आप सब चलो मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। ये सुन बच्चे बहुत खुश हो गए और आशी उन्हें मंदिर के ही पास के एक ढाबे पर ले गई और उन बच्चों के लिए उसने खाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में उनका खाना आ गया और आशी ने उन्हें सर्व किया और उन्हें खाने को बोला। बच्चे तो जैसे इसका ही वेट कर रहे थे। आशी की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलते ही बच्चे तो खाने पर टूटे पड़े थे, जैसे उन्हें कभी ऐसा खाना नसीब हो ही नहीं। और ये सच भी तो था, सड़क पर रहने वाले चाहे वो बच्चे हो या बड़े बूढ़े, वो लोग दाने दाने के लिए तरसते हैं। आशी प्यार से उन बच्चों को देखे जा रही थी। वहीं जो उनसे कुछ टेबल दूर बैठे थे, वो लोग आशी को अपनी हवस भरी निगाहों से देखे जा रहे थे, जिसका आशी को कोई आइडिया तक नहीं था। उनमें से एक आदमी अपनी गर्दन को अपने हाथ सहलाते हुए बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, क्या लग रही है भाई, एकदम कड़क माल लग रही है। दूसरा आदमी अपनी आंखों में हवस लिए उस आदमी की बात पूरी करते हुए कहता है। वो आगे बेशर्मी से बोला, जी तो चाह रहा है इसे अभी अपनी बाहों में भरकर चूम लूं। उसकी बात सुन एक आदमी अपने आसपास देखते हुए उसे समझाने के इरादे से बोला, ठंड रख भाया, इतने सारे लोगों के बीच अगर हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो ये सारी भीड़ हम पर टूट पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। तो क्या इस डर से हाथ आई मलाई को हम ऐसे ही जाने दे? दूसरा आदमी थोड़े गुस्से से बोला, जिस पर पहले वाला आदमी कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक रास्ता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन बाकी तीनों के चेहरे पर चमक आ गई और वो उसके बोलने का वेट करने लगे। वो आदमी उन्हें कुछ करता है जिसे सुन वो तीनों भी उसके साथ मक्कारी से हंस पड़ते हैं। बच्चों के खाना खा लेने के बाद आशी उन्हें कैंडी फ्लॉस खिलाने ले जाती है। कैंडी फ्लॉस को देख और खुश हो जाते हैं। आशी भी बच्चों के साथ कैंडी फ्लॉस को एंजॉय कर रही थी कि तभी पीछे से एक आदमी आशी से टकरा गया और उसका हाथ आशी की पतली सी कमर जा पहुंचा। ये देख आशी गुस्से से पीछे की और पलटते हुए उस आदमी का हाथ झटक देती है और उस पर गुस्से से भड़कते हुए बोली, ये क्या हरकत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आशी का गुस्सा देख वो आदमी थोड़ा घबरा गया और उससे माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मैडम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो तो मैं ठोकर लगने की वजह से लड़खड़ा गया और आपके ऊपर गिर गया। आई एम रियली सॉरी मैम। उसकी सफाई सुन आशी को लगा कि उसने है कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया, इसीलिए उसने भी उससे माफी मांगी और वो आदमी वहां से चला गया। आशी दोबारा बच्चों के साथ मस्ती करने में बिजी हो गई, लेकिन उसने जाते हुए उस आदमी के चेहरे को नहीं देखा था जिस पर एक मक्कारी वाली बड़ी सी मुस्कान थी। वो उन्हीं में से एक आदमी था जो थोड़ी देर पहले आशी को देखकर कमेंट पास कर रहे थे। वो आदमी अपने बाकी तीन साथियों के पास गया और आशी को दूर से ही अपनी लस्ट भरी नजरों से देखते हुए अपने होंठों पर अपना अंगूठा फिरते हुए बोला, भाई क्या मस्त कमर थी उसकी, मन तो कर रहा था कि उसी वक्त उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने बिस्तर पर ले जाऊं, लेकिन ये लेकिन ही तो बीच में आ रहा है, वरना तो कब का इसे उठाकर ले जाते। दूसरे आदमी ने आशी को हवस भरी निगाहों से देख हुए लाचारी से कहा। दूसरा वाला इम्पेशंस होते हुए अपने दोनों हाथ आपस में ही रगड़ते हुए बोला, मुझसे अब और रहा नहीं जा रहा है, अब मैं ट्राई करके आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो आदमी आशी की ओर बढ़ गया ताकि वो भी उसी तरह आशी को गलत तरीके से टच कर सके। वो आदमी धीरे धीरे चलते हुए आशी की ओर बढ़ा और फिर वो जैसे ही आशी के ऊपर गिरने वाला था कि तभी किसी ने अपने एक हाथ से आशी की कमर को पीछे से ही पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसके साथ ही उस शख्स ने किसी फिल्मी तरीके से एक गोल राउंड ले लिया। आशी और वो शख्स दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख अपनी आसपास की चीजें को तो जैसे भूल ही गए थे। वहीं वो आदमी जो आशी पर गिरने वाला था अचानक आशी को वहां से हटता देख वो खुद का बैलेंस नहीं बना पाता और पेट के बल जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली जाती है। और वहीं उस आदमी के गिरने की आवाज सुन आशी और वो शख्स अपने सेंस में आते हैं और आशी जैसे ही उस आदमी की मदद करने आगे बढ़ती है, वो शख्स उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है। ये देख आशी उस शख्स पर हल्के गुस्से से बोली, हाथ छोड़िए कियान, मुझे उस आदमी की मदद करने जाना है, देखिए वो कितना दर्द में है। उद्धरण चिन्ह। वो शख्स जो कि असल में कियान था, जो तब से आशी को दूर से ही देख रहा था जब से वो मंदिर में ना जाकर इन बच्चों के पास चली गई थी, वो भी किसी को बिना बताए। जब मिसेज खन्ना को आशी कहीं नजर नहीं आई तो उन्हें उसकी चिंता होने लगी, लेकिन कियान ने उन्हें बताया कि आशी मंदिर के बाहर खड़े बच्चों के साथ खेल रही है। तब जाकर मिसेज खन्ना को राहत मिली और उन्होंने कियान को आशी का ख्याल रखने को बोला और बाकी सब मंदिर में पूजा करने चले गए। कियान जब आया तब उसने देखा कि आशी बच्चों को खाना खिलाने ढाबे पर ले जा रही है, तो वो उसके पास ना जाकर दूर से ही उन्हें देखने लगा। उसे आशी का बच्चों के प्रति प्यार और केयर अच्छी लगी, वरना आजकल के जमाने में तो लोगों अपनों को भी पूछते नहीं है, लेकिन यहाँ तो आशी उन बच्चों के लिए इतना कर रही थी जिसे वो जानती तक नहीं थी।
लेकिन जब कियान ने देखा एक आदमी जानबूझकर आशी से टकराया है और वक्त तरीके से टच किया है तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गुस्सा उसे आशी पर आया जब उसने उस आदमी को इतनी आसानी से माफ कर जाने दिया। लेकिन वो फिर भी उससे दूरी मेंटेन कर देखना चाहता था कि आगे वो लोग क्या करते हैं, लेकिन जब उसने देखा कि एक और आदमी आशी से जानबूझकर दोबारा उससे टकराने का नाटक कर उसे छूने वाला है तो कियान से ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाए और इससे पहले को वो आदमी आशी को छू भी पाता कियान ने एंड मोमेंट में आशी को अपनी तरफ खींच लिया। कोष्टक। जब कियान ने देखा कि आशी को उस आदमी को कितनी फिक्र हो रही है तो उसे आशी पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। इस लड़की की अक्ल क्या इसके घुटनों में है जो उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग उसे किस नजर से देख रहे हैं और किस तरह जानबूझकर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर है। उद्धरण चिन्ह। कियान गुस्से में अपने दांत भींचते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है उसकी मदद करने की, चुपचाप यही खड़ी रहो, और खबरदार अगर यहां से 1 इंच भी हिली तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कियान का गुस्से से भरा लाल चेहरा देख आशी अंदर तक सिहर उठी और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसकी बात मानते हुए हमें अपनी गर्दन हिला देती है। ये देख कियान जो गुस्से से तमतमया हुआ था अचानक ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन 2 सेकंड में ही वो स्माइल गायब भी हो गई और उसका चेहरा दोबारा एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसने आशी के सर को धीरे से सहलाया और बोला, यही मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। उद्धरण चिन्ह। आशी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कियान उस आदमी के पास गया जो जमीन पर पड़ा था। उसने उसे उसकी कॉलर से पकड़ते हुए ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी ऊंची लेकिन बेहद ही ठंडी आवाज में बोला, तुम लोगों को क्या लड़कियां खिलौना लगती है या कोई पब्लिक प्लेस समझ रखा है उन्हें, जो जब जी में आया तब उन्हें छू कर निकल लिए। बहुत शौक है ना तुम लोगों को लड़कियों को बिना उनकी मर्जी के छूने का, तो अब देखो मैं तुम लोगों का ये भूत कैसे उतारता हूं। कहते हुए कियान ने उस आदमी के हाथ को बुरी तरह मरोड़ा दिया जिससे एक क्रेक की आवाज आई। वो आदमी दर्द में चिल्लाने लगा, लेकिन कियान नहीं रुका और उसने उसके दूसरे हाथ की भी हड्डी तोड़ दी और कुछ ही सेकंड में वो आदमी जमीन कर तड़पते हुए पड़ा था। ये देख दूर खड़े उस आदमी के वो 3 दोस्त डर के मारे कांपने लगे। वो यहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि वो लोग भाग पाते कियान उनके सामने आ गया और उन तीनों को भी कुछ ही देर में जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया। तभी वहां कियान के बॉडीगार्ड्स आ गए और वो उन चारों को अपने साथ ले गए। वहीं उनसे दूर खड़ी आशी और बच्चे शॉक्ड होकर ये सब देख रहे थे। कियान उनके पास आया तभी एक बच्ची ने आशी की ड्रेस का सिरा पकड़ते हुए उसे थोड़ा खींचा जिससे आशी अपने सेंस में वापस आई और उस बच्ची की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। वो बच्ची बड़ी सी स्माइल कर आशी से बोली, दीदी ये भैया आपसे कितना प्यार करते हैं ना कि इन्होंने अकेले ही उन गंदे अंकलों को अच्छा सा सबक सिखाना, अब वो गंदे अंकल आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ये सारे बच्चे एक साथ जोर जोर से चिल्लाते हुए तालियां बजाने लगे। वहीं उस बच्ची की ने सुन आशी और कियान ने कुछ सेकंड तक हैरानी में एक दूसरे को देखा, फिर ऑकवर्ड फील करते हुए एक दूसरे से अपनी नजरें चुराने लगे। तभी वहां कियान के बॉडीगार्ड्स वापस आए, तब कियान ने उन्हें उन बच्चों को एक अच्छे से ऑर्फनेज में भेज दिया ताकि उनकी वहां अच्छी देखभाल हो सके। उनके जाने के बाद वापस से कियान को थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आ गया और उसे दोबारा आशी पर गुस्सा आने लगा। अचानक जब राशि को अपने आसपास का माहौल अजीब लगा और उसे ठंड लगने लगी, तब अनायाशी उसकी नजरें कियान के गुस्से से भरी लाल आंखों से जा मिली और डर के मारे वो 2 कदम पीछे हट गई। कियान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। ये देख आशी अपना डर भूल गई और गुस्से से उस पर बरसते बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। क्यों, मेरा तुम्हें टच करना तुम्हें बुरा लग गया, और जब यही हरकत वो लड़के तुम्हारे साथ कर रहे थे उसके बारे में क्या तुम्हें उनके छूने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? उद्धरण चिन्ह। कियान के सवाल को सुन आशी थोड़ा अटकते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गलती से हुआ था और उन्होंने ने तो मुझसे माफी भी मांगी थी। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए किया हल्के गुस्से से बोला, मतलब कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर दे और उसके बाद आकर तुमसे सॉरी कह दे तो तुम उसे इतनी आसानी से माफ कर जाने दोगी? उद्धरण चिन्ह। आशी को समझ नहीं आया कि वो अब कियान को क्या जवाब दे, इसीलिए शर्मिंदगी में वो अपनी नजरें झुका लेती है। कियान ने उसकी ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़ा और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। जब दोनों की नजरें मिली तब कियान बहुत ही सीरियस होकर उसे समझाते हुए बोला, आशी तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही हो कि तुम्हें ये सब सिखाना पड़े कि तुम्हें कौन किस तरह देखता है, किस तरह से छूता है, जिसकी नजरें अच्छी है, साफ है, और किसे तुम्हें देखकर नीयत खराब हो रही है। तुम्हें ये सब खुद समझना होगा और खुद के लिए स्टैंड भी लेना होगा।
ऐसे ही हमेशा किसी की बातों में आकर उन पर भरोसा करके उन्हें माफ कर देना, आगे जाकर वो लोग इसी का फायदा उठाकर उसे तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेंगे। सो बी केयरफुल, लड़कियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। गोट इट। आशी ने अच्छे बच्चे की तरह अपने टीचर यानी कि कियान की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उससे माफी मांगने हुए बोली, सॉरी, लेकिन मैं अब से ध्यान रखूंगी एंड थैंक यू, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। इट्स ओके, गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन हमें उन गलतियों से सीख लेनी चाहिए, ना कि उन्हें दोबारा दोहराना चाहिए। अब चलो, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। आशी ने हमें गर्दन हिलाए और दोनों वापस मंदिर की ओर बढ़ गए। जल्द ही मंदिर में पूजा पूरी हुई और सब वापस ओबरॉय मैंशन के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान रेयान ने एक बार भी कृषा की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं था। जैसा उसने उससे वादा किया था, वो अपनी कही हुई बात पर अटल था। तो वहीं कृषा अब रेयान द्वारा खुद को इग्नोर होता हुआ देख परेशान हो रही थी। अब उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा रेयान को मनाने के लिए। शाम का वक्त, हॉल में पूरे कपूर फैमिली और ओबरॉय फैमिली के लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि उन्हें एक साथ रियांश ने बुलाया था। वो उन सब से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता था। सब आपस में ही बातें करते हुए अंदाजा लगा रहे थे कि रियांश को उन्हें क्या बात डिस्कस करनी होगी। तभी हॉल में रियांश और परिधि आ गए, जिन्हें देख सबकी कानाफूसी बंद हो गई। रियांश ने सबकी ओर देखते हुए कहा, इधर उधर की बातें करने के बजाय मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहूंगा। हम सब कल ही मुंबई बॉस जा रहे हैं और सिर्फ हम सब ही नहीं बल्कि आर्यन, परी, अयान, देव, सेजल, आशी और मिस्टर एंड मिसेज खन्ना भी हमारे साथ ही मुंबई शिफ्ट होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सब शॉक्ड रह गए, स्पेशली आर्यन, देव, सेजल और आशी, लेकिन उनके पेरेंट्स और केविन, क्रिस शांत खड़े थे जैसे कि उन लोगों को पहले से ही सब कुछ पता हो। इससे पहले कि आर्यन रियांश से कुछ कह पाता, रियांश अपनी बात पूरी करते हुए बोला, मैं जानता हूं कि मेरे इस अचानक लिए फैसले से आप सबको काफी ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपकी हम सब की भलाई के लिए कर रहा हूं। आर्यन दोबारा अपना मुंह खोलने ही वाला था कि परी ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया और आंखों से ही उसे शांत रहने का इशारा करती है। आर्यन उसकी बात मानते हुए अपनी जगह पर शांत होकर खड़ा रहा। परी ने अपने डेड को देखा, फिर उन्हें भरोसा दिलाते हुए बोली, डोंट वरी डेड, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम सब मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। परी के बोलते ही देव जो कुछ कहना चाहता था उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि उसे लगता था कि अगर परी और आर्यन शांत है तो जरूर वो जानते होंगे कि बात क्या ही, इसीलिए वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। आर्यन और परी के कमरे में। आर्यन अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए परी से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक अंकल ने ऐसा फैसला क्यों किया। क्यों वो चाहते हैं कि हम भी मुंबई शिफ्ट हो जाए? क्योंकि उन्हें देव गुरु ने कहा है ऐसा करने को। परी की बात सुन आर्यन अपनी जगह पर जम सा गया और हैरानी होते हुए बोला, देवगुरु, ये देवगुरु कौन है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन के सवाल पर परी उसे रियांश और परिधि की पूरी लव स्टोरी सुना देती है। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उससे बताती है, जिसे सुनने के बाद आर्यन को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो पाता कि उसकी बीवी असल में एक फेरी परी है। आर्यन शॉक्ड होकर बोला, व्हाट, आर यू सीरियस? आई मीन, तुम एक फेरी हो? उद्धरण चिन्ह। आर्यन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसकी बीवी ने उसे इतना बड़ा शॉक जो दिया था। वैसे तो वो पहले से ही ये जानता था कि परी कोई नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी में नहीं फिट आती, लेकिन फिर भी उसने अपने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसकी बीवी सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि एक्चुअल में भी एक परी होगी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना कि मैं सच कह रही हूं? तो रुको, कहते हुए परी आर्यन के सामने थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर दी। ये देख आर्यन उससे पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि परी अपनी बंद आंखों के साथ ही उसे चुप रहने को कहती है। तो बेचारे आर्यन को ना चाहते हुए भी अपना मुंह बंद करना पड़ता है। परी आंखें बंद किए कुछ मंत्र बोलती है और कुछ ही सेकंड में उसके आसपास तेज सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। लेकिन आर्यन पर उस रोशनी का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए अपनी बीवी को ही देखे जा रहा था। अचानक परी के सुनहरी पंख निकल आए और उसके कपड़े भी अपने आप चेंज हो गए। थोड़ी देर पहले जो उसने व्हाइट टॉप विथ लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी, अब उसकी जगह वन पीस गोल्डन गाउन जो कि मेड इन इटली गाउन था, जिसकी इस एसिमेट्रिकल गाउन में गैदर प्लीट्स, थाई हाई स्लिट, साइड लॉन्ग टेल, ऑफ शोल्डर एंड लो कट नेकलाइन थी। उसके लंबे घने काले घुंघराले बाल जो अभी तक एक पोनीटेल में बंधे थे वो अब हवा में लहराने लगे थे। उसके गले में मंगलसूत्र और स्मॉल हॉट डायमंड नेकलेस भी पहना हुआ था और उससे मैचिंग इयररिंग्स एंड ब्रेसलेट भी। उसके माथे पर लाइट गोल्डन टियारा पहना हुआ था।
कुल मिलाकर वो हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। वो अब पूरी तरह से अपने फेरी लुक में आ गई थी। आर्यन चलते हुए उसके पास गया और उसे ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखते हुए बोला, आई कांट बिलीव दिस कि ये तुम हो। कहते हुए आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो सीधे परी के गले से लगा गया। परी ने भी उसे गले लगा लिया। आर्यन परी से अलग होते हुए उसके माथे को प्यार से चूमता है और फिर उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए वो आगे बोला, अगर आयान तुम्हें इस फेरी लुक में देखता ना तो पक्का खुशी के मारे उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया होता। उद्धरण चिन्ह। परी को उसकी बात सुन हंसी आ गई, लेकिन तभी उसे आयान के जरिए याद आया कि आर्यन की लाइफ में तो उससे भी पहले कोई था जो आयान की माँ और शायद आर्यन की पहली वाइफ रह चुकी होगी। आर्यन की जिंदगी में किसी और लड़की का ख्याल भी परी को ना जाने क्यों लेकिन बहुत बुरा फील करवाता है, जबकि ये तो बहुत ही नॉर्मल बात थी क्योंकि आयान आर्यन का बेटा था और जबकि वो शायद इस दुनिया में थी भी नहीं लेकिन फिर भी वो उससे जेलस फील कर रही थी। जब आर्यन ने परी के मूड को बिगड़ते हुए देखा तो वो परेशान हो गया और उससे पूछते हुए बोला, क्या बात है परी, ऐसा भी क्या सोच रही हो कि तुम्हारा मूड अचानक खराब हो गया। उद्धरण चिन्ह। आर्यन के सवाल पर परी अपने सेंस में वापस आई और थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, और अगले ही पल वो दोबारा अपने उन्हीं कपड़ों में वापस आ गई। अगर सच में कुछ नहीं हुआ है तो तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन के सवाल पर परी निराशा में हार मानते हुए उससे बोली, ओके फाइन, आई एक्सेप्ट दिस दैट आई एम अपसेट। क्योंकि अचानक ही मुझे आयान की माँ का ख्याल मेरे मन में आ गया और ये भी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक दूसरी औरत हूँ, क्योंकि मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की। इससे पहले कि परी अपनी बात पूरी भी कर पाती आर्यन गुस्से में उसकी कोहनी पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाता है और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा ना कभी कोई और लड़की आई थी और ना ही कभी आएगी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन को इतनी आसानी और बेझिझक अपने सामने झूठ बोलता देख परी को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में चिढ़ते बोली, ओ रियली, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि आयान जो कि तुम्हारा ही बेटा है, जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता है, जो थोड़ा बहुत तुम्हारी तरह ही दिखता है, तो वो क्या सीधे आसमान से नीचे तुम्हारी झोली में आकर गिरा था। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली आयान। आर्यन को बोलते वक्त झिझकते देख परी और चीड़ गई लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उससे बोली, आयान व्हाट आर्यन, तुम कहना क्या चाह रहे हो आर्यन। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलकर परी की आंखों में देखते हुए बोला, यही कि आयान मेरा बेटा नहीं है। ये सुन परी को कुछ सेकंड तो लगे ये समझने में कि आर्यन ने अभी अभी क्या कहा, लेकिन जैसे ही उसे उसकी बात समझ में आई तो वो शॉक्ड होकर खड़ी हो गई और पैनिक करते हुए बोली, व्हाट, आयान तुम्हारा बेटा नहीं है? अगर वो तुम्हारा बेटा नहीं तो फिर किसका बेटा है। उद्धरण चिन्ह। परी के बेड से खड़े होते ही आर्यन भी खड़ा हो गया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे शांत कराते हुए बोला, पहले तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, बट प्लीज जस्ट काम डाउन। कहते हुए आर्यन परी को बेड पर बिठाता है और उसके लिए एक ग्लास पानी लेकर आता है। पानी पीने के बाद परी थोड़ा बेटर फील करती है, लेकिन उसके चेहरे पर जो घबराहट थी अभी भी वैसी ही है। जैसे ही आर्यन उसके पास आकर बैठ वो घबराहट में उसे पूछती है, तुमने क्या आयान को किसी अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था क्या? खैर जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयान कहाँ से आया है, वो पहले कहाँ रहता था, क्या करता था, किसके साथ था। मैं बस इतना जानती हूँ कि आज की तारीख में वो मेरा बेटा है और मैं उसे किसी को भी नहीं दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि तुमने आयान से रिलेटेड जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी उसे अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। मुझे फिर आगे जाकर इस मामले में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर परी अपनी जगह से उठी और वहां से जाने लगी लेकिन आर्यन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। परी अपनी जगह पर रुक तो गई लेकिन उसने पीछे मुड़कर आर्यन को देखने की जहमत नहीं उठाई। आर्यन उसका हाथ पकड़े हुए ही अपनी जगह से उठा और उसने पीछे से परी को अपनी बाहों में भर लिया। परी ने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। आर्यन ने उसके कंधे पर अपना सर टिका लिया और फिर हल्की सी स्माइल कर उससे कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी लिटिल प्रिंसेस मेरे बेटे से इतना प्यार करने लगेगी कि उसने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, बस जो सुना, जितना समझ में आया बस उस पर ही पूरी कहानी लिख डाली। लेकिन कम से कम अपने हस्बैंड तो पूछ लेती कि कहानी कितनी सच्ची है और कितनी नहीं। उद्धरण चिन्ह। परी को उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आई तो वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तुमने ये क्या कहानी सुनना सुनाना समझना लगा रखा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आर्यन ने परी को अपनी तरफ घुमाया और फिर परी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं बस ये कह रहा हूं कि तुम पहले मेरी पूरी बात सुनो, मेरी अब तक की पूरी जर्नी को जानने के बाद तुम किसी बात के लिए रिएक्ट करो। पर ऐसे ही बीच में खुद का दिमाग इस्तेमाल मत करो। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं? उद्धरण चिन्ह। परी उसका सवाल सुन मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, अच्छे से समझ में आ गया। इन शॉर्ट की मुझे मेरा मुंह बंद रखना है और चुपचाप तुम्हारी बातें सुननी है। अब बताओ कि तुम क्या कहना चाहते थे, मैं सुन रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। पहले तो तुम यहाँ बैठो। आर्यन ने दोबारा परी को बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर बैठकर अपना सर परी की गोद में रखा। परी ने जब ये देखा तो प्यार से उसके बालों में हाथ फिराने लगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आर्यन बोला, अयान मेरा नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई अभय ओबरॉय और उनकी वाइफ रीना ओबरॉय का बेटा है। उद्धरण चिन्ह। परी उसकी बात सुन हैरान रह गई, लेकिन जल्दी ही अपनी हैरानी को छुपाते हुए वो बोली, तो फिर वो दोनों कहाँ है? मैंने तो आज तक उन्हें कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि इस घर में उनकी एक तस्वीर तक नहीं है। ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। वो इसलिए क्योंकि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, आर्यन ने जवाब दिया। जिस पर परी अफसोस जताते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। उद्धरण चिन्ह। इट्स ओके। जब आयान तकरीबन 1 साल का था तब भाई और भाभी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरा पास फैमिली के नाम पर सिर्फ वो दोनों ही थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद में दोबारा टूट गया। पहली बार में तब टूटा था जब मोम डैड हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन तब भाई ने मुझे संभाल लिया था। पर उनके जाने के बाद मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने खुद को संभाला ताकि मैं अयान का ख्याल रख सकूं, उसे वो प्यार, वो केयर, वो ब्राइट फ्यूचर दे सकूं जो भाई और भाभी ने अपने बेटे अयान को देना चाहते थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर अयान को ये सच बता सकूं। आखिर था तो वो एक बच्चा ही, पता नहीं ये सच उसके दिल और दिमाग पर की असर करता, इसीलिए मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं उसका डैड नहीं हूं, और मैं उसे ये सच कभी पता चलने भी नहीं दूंगा। दुनिया की नजरों में वो मेरा बेटा है, उसे लोग मेरे बेटे के नाम से जानते हैं। यही सच है और हमेशा यही सच रहेगा। वो मेरा बेटा है और मेरा ही रहेगा, कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। उद्धरण चिन्ह। परी अपने आंसुओं को पूछते हुए अपना सर आर्यन के सर पर रख उसकी पीठ को सहलाते बोली, करेक्शन मिस्टर ओबरॉय, तुम्हारा नहीं हमारा बेटा, वो हमारा बेटा कहलाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी परी को कुछ याद आया और वो अपना से ऊपर उठाते हुए आर्यन से बोली, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? उनके साथ क्या हुआ था? तुम्हें जानना है? उद्धरण चिन्ह। जवाब देने के बजाय आर्यन परी से ही सवाल पूछ लेता है। इस पर परी तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी लाइफ में बारे में सब कुछ जानना है। उद्धरण चिन्ह। तो सुनो, आज से तकरीबन 20 साल पहले मैं और मेरा परिवार बेंगलुरु में खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक ही कोई हमारी जिंदगी में एक तूफान उसे जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक। 20 साल पहले, जहां रियांश और परिधि की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था, काल भैरव के मरते ही रियाना को लगा कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, और वो मनी की हेल्प से अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर उसे उसकी सही जगह पर रखकर अपनी सारी शक्तियों को खो देता है। लेकिन उसका उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। तो वहीं बेंगलुरु में आर्यन और उसका छोटा सा परिवार भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा था, सिर्फ तब तक जब तक कि एलेक्स नाम का तूफान उनकी जिंदगी में नहीं आया था। एलेक्स की एज उस वक्त बेशक बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिमाग किसी मैच्योर और इंटेलिजेंट इंसान को भी पीछे छोड़ सकता था। वो उस वक्त बस किसी भी हाल में रियांश और उसकी फैमिली तक पहुंच उन्हें खत्म कर देना चाहता था, जिसके चलते उसे अविनाश ओबरॉय के बारे में पता चला, जो कि आर्यन के डैड और रियांश की बेंगलुरु में स्थित ब्रांच के सीईओ थे और रियांश के काफी अच्छे दोस्त भी। जब एलेक्स ने मिस्टर ओबरॉय से रियांश के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने उसे उनके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन एलेक्स कहाँ हार मानने वालों में से था। उसने हर वो कोशिश की जिससे कि वो अपना मुंह खोल दे, लेकिन इसकी सारी कोशिशें बेकार गई। और जब एलेक्स से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उन लोगों को ही मारने की कोशिश की और उनके घर में आग लगवा दी। लेकिन मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय ने अपने दोनों बेटों को बचाने के लिए उन्हें जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें वहां से दूर चले जाने को कहा। अभय आर्यन से बड़ा भी था और समझदार भी, इसीलिए वो अपने मोम डैड की बात मानते हुए आर्यन को लेकर वहां से चला गया। लेकिन उसने जाने से पहले फायर ब्रिगेड और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों पहले ही उस आग की चपेट आ चुके थे।
तो वहीं आर्यन और अभय में भले ही अपने पेरेंट्स की बात मानकर उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया था, लेकिन वो दोनों वहां से कहीं गए नहीं थे। वो लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो अपने पेरेंट्स की मदद कर सके, इसीलिए वो आस पड़ोस में उनकी मदद करने के लिए उनके हाथ पैर जोड़ रहे थे। लेकिन कोई भी भला अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया और उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। जब उनके पेरेंट्स को एक सफेद कपड़े में लिपटाकर उस घर से बाहर लाया गया, तब उस जगह पर आसपास बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी वहां मौजूद थे, जो आसपास के लोगों से उन डेड बॉडीज के बारे में पूछताछ कर रही थी। वहीं उनसे कुछ दूर पर एक पेड़ के पीछे दो बच्चे आंखों में आंसू लिए डरे से हमें खड़े उसी और देख रहे थे। उनमें से एक लड़का लगभग 10 साल का लग रहा था, तो वहीं उसका हाथ कसकर पकड़े हुए दूसरा लड़का लगभग 5 या 6 साल का लग रहा था। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि अभय और आर्यन थे। आर्यन अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने भाई का हाथ छुड़ाकर उस ओर जाने की कोशिश करता है। छोटे, वो 10 साल का लड़का यानी कि अभय थोड़ी ऊंची आवाज में इस पर चिल्लाया और जल्दी से वो आर्यन के हाथ को वापस अपने पास अपनी तरफ खींच लेता है। इससे पहले कि वो अपने छोटे भाई से कुछ कहता, अचानक ही मौसम बदल जाता है। उस रात के अंधेरे में चांद बादलों में छुप जाता है। आसपास तेज हवाओं के साथ साथ बिजली की कड़कने की तेज आवाजें भी गूंजने लगती थी। अचानक ही मौसम का रुख बदलने से सब हैरान परेशान थे कि तभी आसमान से एक आग का गोला उस और तेजी से आने लगा। ये देख सब लोग डर गए, लेकिन इससे पहले कि वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाते, वहां एक तेज धमाका हुआ और आर्यन के पेरेंट्स सहित वहां खड़े बाकी लोगों की भी मौत हो गई। और ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि एलिक्स का ही था। अभय और आर्यन उस धमाके से बहुत डर गए थे, लेकिन अभय ने समझदारी दिखाते हुए वो आर्यन को वहां से ले गया। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहां जाना है, क्या करना है। वो दोनों कैसे इस मतलबी दुनिया में अपना सफर तय कर पाएंगे, उन्हें कुछ नहीं पता था। एक दो दिन तो अभय और आर्यन ने जैसे तैसे अपना गुजारा कर लिया था, लेकिन अब उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी कि तभी एक दिन आर्यन सड़कों पर आने जाने वाली कारों को साफ कर रहा था, लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई और उस ड्राइवर ने उसे बीच सड़क पर धक्का दे मारा, जिससे आर्यन अपने आमने आ रही एक कार से बुरी तरह टकरा गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। और कार वाला इंसान एक्सीडेंट होती ही डर के मारे भाग गया। जब अभय को इस बारे में पता चला तो वो आर्यन के पास गया और उसके सर पर इतनी गहरी चोट देख वो बहुत घबरा गया। उसने आने जाने वाले लोगों से मदद मांगी, लेकिन भला कोई क्यों ही एक एक्सीडेंट के केस में पड़कर फंसना चाहेगा। जब कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ तो अभय खुद ही अपने भाई को अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जब अभय आर्यन को अपने कंधे पर लेकर रोड क्रॉस कर रहा था, तब अचानक एक कार उसके सामने आ गई। अभय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन एक मोमेंट पर कार ड्राइव कर रहे शख्स ने टाइम पर ब्रेक लगा दिया और जल्दी से अभय को देखने कार से बाहर निकला। बेटा, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? उस शख्स ने परेशान होते हुए पूछा। लेकिन तभी उसकी नजर अभय के कंधे पर झूल रहे आर्यन पर पड़ी, जिसके माथे पर एक कपड़ा बांधा हुआ था, लेकिन वो पूरा खून से लथपथ था। ये देख वो शख्स चिंता जताते हुए बोला, बेटा ये कौन है? और इसके सुर से तो बहुत खून बह चुका है। एक मिनट तुम इसे मुझे दो और जाकर कार में बैठो, हमें जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। कहते हुए उस शख्स ने आर्यन को अपनी बाहों में उठाया और अभय के पास कार की पिछली सीट पर बिठा दिया और फिर कार में आकर कार स्टार्ट की और कुछ ही वक्त में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। लगभग 3 घंटे तक आर्यन का ऑपरेशन चलता रहा। जब डॉक्टर ओरती से बाहर आए तो अभय और वो शख्स दोनों ही डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर, दैट चाइल्ड इज फाइन, इट इज नॉट अ ट्रबलसम थिंग इज इट? डॉक्टर, वो बच्चा तो ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? उस शख्स ने पूछा, जिस पर डॉक्टर हल्की सी स्माइल करते हुए बोले, डोंट वरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग ही विल हैव सम वीकनेस फॉर सम टाइम, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ वी आर शिफ्टिंग हिम टू नॉर्मल वार्ड, ही विल रिगेन कॉन्शियसनेस इन अ व्हाइल, देन यू कैन मीट हिम। चिंता की कोई बात नहीं है, वो अब ठीक है, बस खून ज्यादा बह जाने की वजह से कुछ वक्त तक उसे थोड़ी कमजोरी रहेगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अभी हम उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, तब आप उससे मिल सकते हैं। कोष्टक। डॉक्टर की बात सुन अभय और उस शख्स को राहत मिली और उन्होंने डॉक्टर को थैंक यू कहा और डॉक्टर वहां से चले गए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उस शख्स ने पूछा, जिस पर अभय बोला, अभय, अभय ओबरॉय। अभय ओबरॉय? वो शख्स कुछ सोचते हुए अभय से बोला, बेटा कहीं तुम अविनाश ओबरॉय के बेटे अभय ओबरॉय तो नहीं हो ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन क्या आप मेरे डेड को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। अभय अपने सामने बैठे शख्स को पहचानने की कोशिश कर रहा था।
जैसे ही उस शख्स ने ये सुना कि ये दोनों बच्चे अविनाश ओबरॉय के हैं तो उसकी आंखें नम हो गई और उसने झट से अभय को अपने गले से लगा लिया। अभय हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो शख्स कुछ देर बाद खुद ही अभय से अलग हो गया और अभय के चेहरे को अपने हाथों से थामते हुए वो इमोशंस होकर बोला, थैंक गॉड कि तुम और आर्यन दोनों ही ठीक हो, सही सलामत हो, वरना अगर तुम्हें या आर्यन को कुछ भी हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। लेकिन अंकल, आपने बताया नहीं कि आप मेरे डेड को कैसे जानते हो। उद्धरण चिन्ह। अभय के सवाल पर वो शख्स हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, क्योंकि मेरा नाम रियांश कपूर है और तुम्हारे डेड मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही अभय ने रियांश कपूर नाम सुना तभी उसे याद आया कि उसके डेड रियांश कपूर के ही कंपनी में एससीईओ थे। अविनाश ओबरॉय अक्सर रियांश के बारे में घर पर बातें करते रहते थे, इसीलिए अभय को उन्हें पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। उन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बातचीत की। जहां ओबरॉय परिवार में मातम का माहौल था तो वहीं दूसरी ओर रियांश के घर में रेयान की आने की खुशियां मनाई जा रही थी। रियांश के घर में खुशियों का माहौल देख रियांश के किसी भी एम्प्लॉय ने रियांश को अविनाश ओबरॉय के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही रियांश को इस बारे में पता चला वो अपने प्राइवेट प्लेन से सीधे यहां आ गया और यहां वो अभय और आर्यन से टकरा गया। रियांश अपनी ओर से इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा चुका था, लेकिन ये किसने किया था, क्यों किया था, उसका कोई सबूत नहीं मिला। जब तक आर्यन पूरी तरह ठीक नहीं हो गया तब तक रियांश उन दोनों के साथ रहा और उन दोनों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसने दोनों भाइयों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। अभय और आर्यन ऑस्ट्रेलिया में ही बड़े हुए और वहीं उनकी मुलाकात देव, सेजल और रीना से हुई और पांचों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। लेकिन कब अभय और रीना की दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला और फिर दोनों ने शादी कर ली। तो वहीं देव और सेजल का भी यही हाल था, लेकिन उनकी उम्र छोटी होने के कारण उन्हें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, सबकी जिंदगियां ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन एक दिन अभय और रीना को एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने जाना पड़ा। नहीं भाभी, आप दोनों जाए, अयान यहां मेरे साथ रुकेगा। है ना अयान? आर्यन, जो अयान के साथ खुद एक बच्चा बना हुआ था, जब उसे पता चला कि उसके भाई भाभी को बाहर किसी की शादी अटेंड करने जाना है तो उसने उन्हें अयान को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। लेकिन आर्यन, वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा। ये अभी से ही इतना शैतान हो चुका है कि पूछो मत, किसी की नहीं सुनता, रीना ने बेबसी से कहा। जिस पर आर्यन उसे तसल्ली देते हुए बोला, डोंट वरी भाभी, मैंने कहा ना कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप बेफिक्र होकर जाए और शादी को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। अरे क्या हुआ, किस बात पर चर्चा हो रही है? अभय सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पूछता है। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम अयान के बारे में बताकर रहे थे कि अयान भी हमारे साथ चले, लेकिन आर्यन उसे अपने पास रखना चाहता है, रीना ने जवाब दिया। जिस पर अभय सहमत होते हुए बोला, ठीक है, अगर आर्यन अयान को अपने पास रखना चाहता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहीं हम लेट ना हो जाए। अभय के कहने पर रीना को याद आया कि वो दोनों लेट हो रहे हैं, इसीलिए वो आर्यन और अयान को बाय बोलकर वहां से निकल गए। जब अभय और रीना शादी अटेंड करने के बाद घर लौट रहे थे तभी एक कार से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। आर्यन को कब पता चला कि उसके भाई भाभी अब उस दुनिया में नहीं रहा, उसकी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन जब रियांश ने उसे समझाया कि उसे अपने लिए नहीं बल्कि अयान के लिए खुद को संभालना होगा। अभय और रीना के डेथ के कुछ समय बाद ही आर्यन और अयान साथ ही साथ देव और सेजल भी इंडिया चले गए। इंडिया में आर्यन ने अपनी मेहनत और लगन से अपना बिजनेस इतना आगे बढ़ाया था कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता था। प्रेजेंट टाइम। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज तुम्हें अपना पास्ट दोबारा याद आ गया। परी अपनी आंखों में आंसू लिए अफसोस से बोली। उसे रोता देख आर्यन अपनी जगह से उठा और परी के पास बैठते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा काला सच है जिसे मैं ना तो कभी भुला सकता हूं और ना ही इससे दूर भाग सकता हूं। मुझे इन बुरी यादों के साथ अपनी आगे की जिंदगी जीनी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी पर इनकी परछाई तक पड़ने नहीं दूंगा। आर्यन ने ये आखिरी लाइन अपने मन में कही थी। अगली सुबह पूरी कपूर फैमिली और ओबरॉय फैमिली मुंबई के लिए निकल गए। आर्यन के पास भरोसेमंद लोग थे जिनके हाथों में वो अपनी दिल्ली की ब्रांच संभालने दे सकता था। कुछ ही वक्त में उसका मेन ऑफिस मुंबई में ही शिफ्ट करवा दिया गया। और रही बात आयान के पढ़ाई की, तो जल्द ही उसके फाइनल एग्जाम आने वाले थे, इसीलिए प्रिंसिपल सर से परमिशन लेकर परी ने उसकी ऑनलाइन क्लासेज शुरू करवा दी। कपूर विला। एक साथ 10 कारें मेन गेट से होते हुए पार्किंग एरिया में जाकर रुकी।
सब लोग एक एक करके अपनी अपनी कार से बाहर निकले और विला के अंदर जाने लगे। जब आर्यन और परी घर के अंदर एंटर करने ही वाले थे कि तभी परिधि दोनों को दरवाजे पर ही रोकते हुए बोली, एक मिनट, तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। उद्धरण चिन्ह। परिधि की बात सुन परी और आर्यन के साथ साथ बाकी सब भी चौंक गए। अनीता जी परिधि से सवाल करते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुमने बच्चों को घर के अंदर आने से क्यों रोक दिया? आर्यन इस घर के दामाद के रूप में पहली बार आ रहा है। तुम इस तरह से घर के दामाद को घर के बाहर रोककर उसका अपमान नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी परिधि पर नाराज हो रही थी। ये देख आर्यन उन्हें शांत करने के लिए जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि तभी परिधि अनीता जी को अपनी बात समझाते हुए बोली, ओहो माँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप सब सोच रहे हो। अरे मैंने इस दोनों को यहीं रुकने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मुझे इन दोनों की साथ में आरती उतारनी थी। उद्धरण चिन्ह। परिधि की बात सुन सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। अनीता जी शर्मिंदा होते हुए बोली, सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं। माँ प्लीज, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। परिधि ने स्माइल करते हुए उन्हें बीच में ही टोक दिया। इसी बीच कृषा आरती की थाली ले आई। परिधि ने आरती की थाल ली और उसने आर्यन और परी की आरती उतारी और फिर दोनों को अंदर आने की परमिशन दी। परमिशन मिलते ही जैसे ही आर्यन और परी ने घर में पहला कदम रखा, अचानक मौसम ने करवट बदल ली। तेज हवाओं के साथ घर के खिड़की दरवाजे शोर करने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। ये देख आर्यन का मुंह बन गया। जब परी ने आर्यन को अजीबोगरीब मुंह बनाते हुए देखा तो वो खुद को रोक ना पाए उससे सवाल पूछने से। वो धीरे से आर्यन के पास जाकर बोली, अब तुम्हें क्या हुआ? इतनी अजीब शक्लें क्यों बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आर्यन चिढ़ते हुए धीरे से बोला, तो क्या करूं, पता नहीं इस घर को मुझसे क्या दिक्कत है। जब कभी भी मैं यहाँ आता हूँ अचानक ही यहाँ की आबो हवा ही बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई इंसान ना होकर कोई राक्षस या पिशाच हूँ, जिसके आते ही ये घर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि कोई तूफान आ गया हो। उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। चुप रहो तुम, कुछ भी अनशन बकते रहते हो। परी ने आर्यन को फटकार लगा दी तो आर्यन मुंह बनाते हुए चुप हो गया। तो वहीं रियांश भी मौसम के अचानक बदलने की वजह से गहरी सोच में डूब गया था। उसका ध्यान तब टूटा जब सब अपने अपने कमरे में चले गए और परिधि उसे बुलाने आई। कहाँ खो गए हैं आप? मैं कब से आपको पुकार रही हूँ लेकिन आप है कि अपने ही सपनों की दुनिया में उड़ान भर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रियांश परी की आवाज सुन चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। तुम कुछ कह रही थी क्या? उद्धरण चिन्ह। मैं ये कह रही थी कि सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके हैं तो अब हमें भी चलकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। परिधि की बात पर सहमत होते हुए रियांश गर्दन हाँ में हिला देता है और वो दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रात का वक्त। डाइनिंग टेबल पर सब लोग शांति से अपना खाना खा रहे थे कि तभी कृषा अपने पास बैठे रेयान का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपने पैर से उसके पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे सहलाने लगी, जिसे फिल करते ही रेयान के अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। लेकिन उसने एक बार भी कृषा की तरफ नहीं देखा और अपने चेहरे से ऐसा दिखाया जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। लेकिन असल में तो उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। उसका दिल रोलर कोस्टर से भी तेज धड़क रहा था, सिर्फ कृषा के छूने भर से। लेकिन वो ठहरा, द रेयान कपूर, भला वो अपनी ईगो और गुस्से में कैसे इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि उसे कृषा के छूने से फर्क पड़ता है। वहीं रेयान को कोई फर्क ना पड़ता देख बेचारी कृषा का तो चेहरा ही उतर जाता है। लेकिन उसे अब कुछ और प्लान करना होगा ताकि वो रेयान को मना सके। तो वहीं आशी अपने भाई देव के कान के थोड़ा पास जाकर बोली, भाई हम मुंबई आ तो गए लेकिन मेरी पढ़ाई का क्या? उद्धरण चिन्ह। डोंट वरी, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैंने पहले ही तेरे कॉलेज में बात कर ली है और 1-2 दिन में मैं तेरा एडमिशन यहाँ के बेस्ट एक्सेल कॉलेज में करवा दूंगा। तो तू टेंशन ना ले, मैं तेरी पढ़ाई का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। देव की बात सुन राशि को कहीं जाकर राहत मिली, लेकिन टेंशन उसे अब भी थी और होती नहीं क्यों नहीं। नई जगह, नए लोग, नया कॉलेज, पता नहीं वो कॉलेज कैसा होगा, वहां के स्टूडेंट्स कैसे होंगे, वो वहां पर मैनेज कर पाएगी या नहीं। वो ही सब सोच सोचकर आशी का दिमाग खराब हो रहा था, जिस वजह से वो अपने खाने पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। वहीं कियान जो राशि के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठे बार बार राशि के चेहरे पर बदल रहे एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। उसे ये तो समझ आ गया कि राशि परेशान थी, लेकिन किस बात के लिए उसे नहीं पता था, जिसका पता अब उसे लगाना था। लेकिन कैसे, वो यही सब सोच रहा था कि तभी सबके कानों में अयान की प्यारी सी आवाज सुनाई दी, मॉम, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? अयान ने दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर लाते हुए परी को देखते हुए पूछा।
इस वक्त उसका गोलू मोलू सा चेहरा बहुत प्यार लग रहा था। परी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ क्यों नहीं बच्चा, आप बोलो आपको क्या चाहिए, मम्मा आपके लिए ला देगी। उद्धरण चिन्ह। प्रॉमिस, मैं आपसे जो मांगूंगा वो आप मुझे ला कर दोगे। आर्यन ने अपनी खुशी छुपाते हुए अपना एक हाथ आगे कर बड़ी ही मासूमियत से पूछा। जिस पर परी ने अपना हाथ आयान के हाथ में रखते हुए जवाब दिया, प्रॉमिस, आप जो बोलोगे मम्मा आपको कहीं से भी ला कर देगी। उद्धरण चिन्ह। परी का प्रॉमिस सुन आयान खुश हो गया और वो एक्साइटेड होकर बोला, मतलब आप जल्द ही मेरे लिए मेरी छोटी बहन लाओगे। ये कहते हुए आयान अपनी चेयर से नीचे उतर गया और डाइनिंग टेबल के चारों ओर गोल गोल घूमते हुए बोलने लगा, यही मेरी भी एक छोटी बहन आएगी, यही मेरी भी एक छोटी बहन आएगी। कहते हुए वो खुशी से नाचते झूमते हुए अपने कमरे चला गया। वहीं आयान की बात सुन परी तो सीधे शोक में ही चली गई थी। उसने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि आयान उससे ऐसी कोई डिमांड करेगा। तो वहीं आर्यन, जो कि बड़े ही आराम से अपना खाना खा रहा था, आयान की बात सुनते ही उसका खाना उसके गले में ही अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। तब कहीं जाकर परी अपने शोक से बाहर आए और आर्यन को देखते हुए जल्दी से उसे पानी दिया और आहिस्ता से उसकी पीठ रब करने लगी। आर्यन जब नॉर्मल हुआ तब परी को थैंक्स कहा। उसके बाद परी वापस से अपनी चेयर पर बैठ गई और अपना खाना खाने लगी। वो ऐसा दिखाना चाह रही थी जैसे को उसने आयान की बात को सुना ही ना हो। लेकिन तभी उसे अपने कानों में अपनी मोम परिधि की आवाज सुनाई दी। वैसे बेटा, आयान कह तो सही रहा है, अब उसे भी एक छोटा भाई या बहन की जरूरत है। तो तुम दोनों एक बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचते? परिधि आर्यन और परी को देखते हुए उनसे कहती है। जिस पर आर्यन का अब कोई खास रिएक्शन नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और अपना खाना अच्छे से खा रहा था। लेकिन वहीं परी के हाथ से उसका चम्मच प्लेट में ही गिर गया। उसका चेहरा शर्म की वजह से पूरा लाल हो गया और वो अपनी मोम को हैरानी से देखते हुए बोली, मॉम, तो मैं उसम गलत क्या कह रही हूँ? अब तुम दोनों को अपना एक बच्चा प्लान करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। परिधि के सपोर्ट में अनीता जी, सौंदर्य और रूही भी शामिल हो गए। उन्हें भी यही लगता था कि अब आर्यन और परी को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो दोनों मिलकर आयान को संभाल सकते हैं तो वो दोनों एक और बच्चे की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। परी अब और सबके सामने एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो बहाना बनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। तो वहीं आर्यन भी अपने बिजनेस से रिलेटेड काम का बहाना बनाकर वहां से खिसक लिया। डिनर के बाद जब राशि अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो उसे उस फ्लो के सारे कमरे एक जैसे लगने लगे। इससे वो कंफ्यूज हो गई और अपने सिर को खुजलाते हुए खुद से ही बड़बड़ाए, अरे यार, मैं तो भूल ही गई कि इस थर्ड फ्लोर पर मेरा कमरा कौन सा है। उद्धरण चिन्ह। वो याद करने की कोशिश करने लगी कि इन सब कमरे में से उसका रूम कौन सा था। तभी उसके इस छोटे से दिमाग की बत्ती जली और वो अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए बोली, एक काम करती हूँ, एक एक करके सारे कमरों के बाहर जाकर नोक करती हूँ। अगर अंदर से कोई आवाज आए तो मतलब वो मेरा कमरा नहीं है, लेकिन अगर आवाज नहीं आई तो वो मेरा कमरा ही होगा, क्योंकि अभी तो सब अपने अपने कमरे में रेस्ट करने जा चुके थे। आशी एक एक कमरे के बाहर जाकर नोक करती है। ऐसे ही 5 कमरे वो देख चुकी थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसका कमरा नहीं था। अब बस 2 ही कमरे चेक करने बाकी थे। ये देख राशि फिर एक बार कंफ्यूज हो गई कि पहले कौन से कमरे की जांच की जाए। इसीलिए वो दोनों कमरे को देखते हुए अक्कड़ बक्कड़ बोलने लगी। फाइनली उसकी फिंगर जिस कमरे की और रुकी, उसने सबसे पहले वहीं जाना ठीक समझा। कमरे के बाहर से राशि ने दरवाजे पर 2 बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो राशि ने एक बार और कंफर्म करने के लिए दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन फिर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख राशि कंफर्म हो गई कि यही उसका कमरा है और बेधड़क अंदर घुस गई। कमरे में लाइट्स बंद थी। राशि ने उन्हें ऑन करने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे जाकर बेड पर लेटते ही सो गई। वहीं परिधि और रियांश के कमरे में। जब से रियांश और परिधि अपने कमरे में आए थे तब से ही रियांश किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये देख परिधि उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे फील करते ही रियांश अपने सेस में वापस आया और उसकी तरफ देखने लगा। परिधि उसकी ओर देखते हुए वरिड होकर बोली, क्या बात है? मैं देख रही हूँ हम जब से वापस आए हैं आप तब से ही कहीं खोए खोए से नजर आ रहे हैं। कुछ हुआ है क्या, या कोई परेशानी है, या फिर ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे बताएं, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। उद्धरण चिन्ह। परिधि को अपने लिए इस तरह परेशान होते देख रियांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे समझाते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है परिधि, सब ठीक है। मैं बस एलेक्स को लेकर थोड़ा सा टेंस हूँ, और कोई बात नहीं है। अब चलो, हमें सो जाना चाहिए।
उद्धरण चिन्ह। रियांश परिधि का हाथ पकड़कर बेड के पास ले गया और उसे बेड पर लेटा देने के साथ ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद वो खुद भी उसके पास जाकर लेट गया। वहीं परी और आर्यन के कमरे में। जब तक आर्यन अपना काम खत्म करके वापस कमरे में आया तब तक परी गहरी नींद में सो चुकी थी। आर्यन ने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और अपनी टी शर्ट उतारकर सोफे पर फेंक दी और हाफ नेकेड होकर वो बेड पर परी के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर दी। रेयान अपने कमरे में बेड पर लेटे सीलिंग को देखते हुए मन ही मन खुश हुए जा रहा था। एट होता भी क्यों ना भाई, आज पहली बार कृषा ने उसके पास उसके करीब आने की पहल जो की थी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जब कोई आपको इग्नोर करता है, आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, तो आपको कैसा महसूस होता है। ये बात तुम्हें भी रियलाइज होनी चाहिए मिस कृषा। जहां रेयान को खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी, तो वही कृषा की टेंशन के मारे उसकी नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे इस बात की टेंशन को वो ऐसा क्या करे कि रेयान उसे माफ कर दे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और अचानक ही उसके चेहरे पर देव स्माइल आ गई। अब मैं भी देखती हूँ बच्चों की तुम कैसे मुझसे बचते हो। उद्धरण चिन्ह। वही रियांश और परिधि के कमरे में। जब परिधि गहरी नींद में सो गई तब रियांश अपनी जगह से उठा और फिर वो उसी दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जो उसके बेड के सामने वाली वॉल थी। रियांश अपनी वॉच पर एक बटन प्रेस करता है तो वो दीवार अपने आप दो हिस्सों में बट जाती है और वहां फिर एक बड़ी सी कांच की वॉल नजर आने लगती है। जब रियांश उस मिरर पर अपना हाथ रखता है तो वो मिरर अपने आप ही दूसरी साइड हो जाता है और रियांश उसके अंदर चला जाता है। वो कमरा पूरे तरीके से अंधेरे से घिरा हुआ था, लेकिन रियांश फिर भी बिना किसी टॉर्च के या फ्लैश लाइट के अंदर जा रहा था। उसे वहां जाने के लिए किसी भी रोशनी की जरूरत नहीं थी। रियांश उस अंधेरे सीक्रेट कमरे में आकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और दीवार पर लगी उसी खूबसूरत पेंटिंग पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलता है। तभी उस पेंटिंग में से रोशनी आनी शुरू हो जाती है और अचानक ही उस अंधेरे कमरे के बीचों बीच हलचल शुरू हो जाती है और जमीन को चीरते हुए उसमें से एक ऐसी तेज रोशनी निकलती है जिससे वो कमरा जो थोड़ी देर पहले अंधेरे से घिरा हुआ था, अब वो दिन के उजाले से भी ज्यादा चमकने लगता है। वो तेज रोशनी और किसी नहीं बल्कि मणि की थी। रियांश मणि की तरफ जाता है और उसे अपनी गहरी निगाहों से देखने लगा। उससे निकल रही तेज रोशनी को देखने की शक्ति सिर्फ रियांश के पास ही थी। वो मणि की तरफ बिना अपनी पलकें झपकाए देखे जा रहा था। भले ही अब रियांश एक आम इंसान था, लेकिन वो फिर भी उस मणि को ऐसे ही देख सकता था, बस इस छू नहीं सकता था। मणि की चमक देख रियांश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो अपने में ही मन में बोला, ओह, तो राजगुरु हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे और हम यहाँ ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब बस इंतजार तो उस दिन का है जिस दिन इस कहानी का अंत होगा। उद्धरण चिन्ह। रियांश थोड़ी ही देर बाद वापस अपने कमरे में लौट आया और परिधि को अपनी बाहों में लेकर सो गया। वहीं राशि गहरी नींद में सो रही थी कि तभी कमरे का डोर ओपन हुआ और कोई शख्स अंदर आया। वो कोई और नहीं बल्कि कियान था, जो कि स्टडी रूम में अपने ऑफिस और कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में वापस आया था। लेकिन राशि कियान के कमरे को अपना कमरा समझ बेड पर जाकर सो गई, जिसका ना तो राशि को पता था और ना ही कियान को। कियान जैसे ही रूम की लाइट्स ऑन करने जाता है कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा, तो वो फोन अटेंड करने बालकनी में चला जाता है। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद वो वापस कमरे में आता है और बिना लाइट्स ऑन किए वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। फिर शर्ट को उतार कर सोफे पर रख वो बेड पर जाकर औंधे मुंह कर सो गया। अगली सुबह जब आशी की नींद खुली तो सुबह के 6 बज चुके थे। वो अंगड़ाइयां लेते हुए जैसे ही उठने की कोशिश करती है, उसे रियलाइज हुआ कि उसके ऊपर कुछ भारी सा है। जब उसने अपना सर नीचे कर देखा तो किसी का हाथ था जो कि उसके पेट के चारों ओर लिपटा हुआ था। ये देख राशि की तो डे से सांस ही अटक गई। कोई भला ऐसे ही किसी के भी कमरे में कैसे घुस सकता है? वो कौन है जो उसके साथ बेड पर है? कहीं वो कोई चोर हुआ तो नहीं? नहीं, वो अगर कोई चोर होता तो अब तक तो वो चोरी करके रफू चक्कर हो चुका होता, ना कि यहाँ डेरा डालकर सो रहा होता जाता। अब तक तो राशि के मन में न जाने कितने ही उटपटांग ख्याल आ चुके थे, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ऊपर से उसे उस शख्स का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। राशि ने 3-4 बार गहरी सांसें ली और अपनी घबराहट को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए उसने धीरे से उस शख्स कियान का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को अपने ऊपर से बड़ी सावधानी से हटाया और बेड के पास रख दिया
और जैसे ही वो अपनी जगह से उठी और फर्श पर उसने अपना पैर रखा ही था कि तभी उसका पैर कारपेट पर फिसला और वो सीधे जाकर उस कियान की पीठ पर जा गिरी। टू बी कंटिन्यूड।